Hello all, this is Ranu Khandelwal. Welcome to my channel Swadhyay Classroom. Today we will continue our chapter 3 for class 7 geography section our changing earth. जैसे कि इस चैप्टर में आप पढ़ चुके हो स्टार्टिंग में ही कि हमारी अर्थ में किस टाइप के चेंजेस होते हैं और अर्थ में किस तरह के मूवमेंट्स होते हैं, जिसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ के इंटीरियर में होते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ के बाहर होते हैं। और इसमें आगे आप पढ़ चुके थे वॉल्केनो, अर्थक्वेक, इनके बारे में, ये एंडोजेनिक फोर्सेस हैं। अब आगे हम इसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट हमारे आते हैं मेजर लैंड फॉर्म्स। ये हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेस है जो अर्थ के आउटसाइड में होते हैं। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेस, वीदरिंग एंड इरोजन। जो लैंडस्केप है ये दो प्रोसेस से एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है या वॉर्न होता है। और वो प्रोसेस आपके कौन कौन से हैं? वीदरिंग एंड इरोजिंग। वीदरिंग इज द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स ऑन द सरफेस, अर्थ सरफेस। वीदरिंग का मतलब होता है रॉक्स का टूटना अर्थ की सरफेस पर, और इरोजिंग का मतलब होता है इज द वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। किसी भी लैंडस्केप का डिफरेंट एजेंट वाटर, विंड या आइस के थ्रू बह जाना, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना, दैट इज कॉल्ड इरोजन। The eroded material is carried away or transported by water, wind, etc. and eventually deposit. जो eroded material है वो आपका किसी भी थ्रू वाटर, विंड और किसी भी इवेंचुअली डिपोजिट के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और इस इरोजन और डिपोजिशन की वजह से कुछ कुछ डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स हमारी अर्थ की सरफेस पर बन जाते हैं। जैसे में आप सबसे पहला एक स्टडी कर रहे हैं वर्क ऑफ अ रिवर। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोडेट्स द लैंडस्केप। रनिंग वाटर, आपका रिवर का जो रनिंग वाटर है वो अपने साथ लैंडस्केप को इरोड करता है, मतलब बहती हुई मिट्टी को अपने साथ लेकर जाता है। व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स ऑन अ डाउन टू स्टीप वैली साइड्स, इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। जैसा कि आप पिक्चर 3.4 में देख रहे हैं कि जब आपका जो रिवर वाटर है, जब वो हार्ड रॉक से बहता हुआ और डीप डाउन स्टीप वैली में, मतलब किसी ऊपर की चट्टान से बहता हुआ नीचे की तरफ गिरता है, तो वो क्या बनाता है? इट इज फॉर्म वाटरफॉल, जिसे हम झरना कहते हैं, वाटरफॉल बनाता है। 3.4 पिक्चर में आपको वो दिखाई दे रहा है। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मीएंडर्स। आपने देखा होगा कि रिवर्स जब भी फ्लो करती है तो वो ट्विस्ट एंड टर्न्स, मतलब घूमती हुई सी, मुड़ती हुई सी एक जगह पे बैंड करती है, और प्लेन्स में, मैदानों में। तो ये जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं ये इसके मीएंडर्स कहलाते हैं। Due to continuous erosion and deposition along the sides of meander, the ends of the meander loop come closer and closer. जैसे जैसे meanders या जैसे जैसे आपकी जो अर्थ का वो रिवर का वाटर बढ़ता जाता है, तो ये जो meanders के लूप हैं ये आपस में पास पास आते जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इरोडेड मटेरियल बढ़ता जाएगा। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द meander loop cuts off from the river and from a cut off lakes। और ऐसे टाइम पे ये जो मेंडर्स हैं ये कट हो जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी इरोडेड मटेरियल इकट्ठा हो जाता है और वो कट हो जाते हैं। और ये कट लूप कट्स रिवर से अलग होकर एक कट ऑफ लेक बना लेते हैं, जिन्हें हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। जैसा कि आपको इस पिक्चर में एक दिख रहा होगा कि ये एक ब्लू कलर का आपका मेंडर है, मतलब रिवर फ्लो हो रही है और इसने अलग अलग मेंडर्स बनाए हैं, और एक ही अलग से जो कट ऑफ एरिया है अलग हो गया, और ये एक ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन होता है। At times the river overflow its banks, this lead to flooding of the neighboring areas। और जब कभी भी आपकी जो रिवर है जब वो ओवरफ्लो होती है, अपने किनारों से ऊपर उसमें पानी बहता है, तो वो आसपास के एरियाज में फ्लड ले आती है। फ्लड मतलब बाढ़ जिसे हम कहते हैं। एज इट फ्लड्स इट डिपोजिट लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटीरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलॉन्ग इट्स बैंक। और फ्लड के कारण अलग अलग टाइप का ऑफ लेयर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स सॉइल की इकट्ठी हो जाती है, और काफ़ी अलग मटेरियल्स आ जाते हैं जिन्हें हम सेडिमेंट्स कहते हैं, और वो रिवर के बैंक पर इकट्ठा हो जाते हैं। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। और इसकी वजह से वहाँ पे आपको फ्लड प्लेन जैसा फर्टाइल लैंड प्रिपेयर हो जाता है। फ्लड प्लेन मतलब बाहर से बना हुआ ज़मीन। द रेस्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स। जो अलग अलग बैंक्स बन जाते हैं, जहाँ पे फ्लड प्लेन्स की वजह से जो बैंक्स बन जाते हैं, उठ जाते हैं, उन्हें हम लीव्स कहते हैं। As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases and the river begins to break up into a number of streams।
जैसे जैसे कि रिवर अपनी लास्ट में कहीं ना कहीं रिवर ड्रेन होती है, तो वो कहाँ स्पीड अप्रोच करती है, सी में। और जैसे जैसे सिवर के सी के पास रिवर पहुंचता है, तो उसका जो वाटर है वो डिक्रीज हो जाता है, उसका जो फ्लोइंग वाटर है वो डिक्रीज होने लग जाता है, और वो नंबर ऑफ स्ट्रीम्स में, मतलब अलग अलग टाइप के स्ट्रीम्स में फैल जाता है। और ये जो स्ट्रीम्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि मेन रिवर आपकी एक पॉइंट से स्टार्ट हुई थी, और वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में फैल गई है। और उसके बाद द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बींग्स टू डिपोजिट इट्स लोड। और इसके बाद रिवर बहुत धीरे हो जाती है, और अपना जो लोड है, अपना जो वाटर है, उसे अपने साथ धीरे धीरे लेके जाती है। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ, द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ फ्रॉम अ डेल्टा। और हर डिस्ट्रीब्यूटरी का अपना अपना माउथ होता है, मतलब वो अपने अपने एरिया से सी में मिलना चाहती है। और ये जो सारा कलेक्शन होता है सेडिमेंट्स का, इनका जो माउथ है हर डिस्ट्रीब्यूटरी का, और ये सारा मिलकर क्या बनता है, एक डेल्टा। अगर हम बात करते हैं तो गंगा यमुना, गंगा ब्रह्मपुत्र जो हमारी रिवर्स हैं, गंगा रिवर्स एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स, जब वो बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं तो वो अपने डेल्टा बनाती हैं, जिसे हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। और सुंदरवन डेल्टा एशिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इसी टाइप का डेल्टा होता है, और यहाँ का एरिया बहुत अच्छा होता है, बहुत ह्यूमिड होती है इस एरिया में यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत दलदली एरिया होता है। और यहाँ पे स्वैम्पी एरिया जिसे हम कह सकते हैं, यहाँ पे हमारे बहुत सारे ट्रीज होते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी रीजन भी बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट आप देखते हैं कि इरोडेड एंड डिपोजिशन किसका, और सेकंड टाइप क्या है आपका। तो इसमें आपका आता है वर्क ऑफ सी वेव्स। आप सबने अगर सी देखा होगा तो सी में लहरें आती हैं। आप जाते हैं सी पास तो आप देखते हैं कि पानी आता है और आप वापस चला जाता है, तो जिन्हें हम क्या कहते हैं, वेव्स। ये आपकी सी वेव्स कहलाती हैं। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। आपका जो भी लैंडफॉर्म्स हैं जिनका इरोजन और डिपोजिशन कौन करता है, सी में, सी वेव्स कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनाती हैं। कोस्टल एरियाज में जो लैंडफॉर्म्स बनती हैं, सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। और सी वेव्स जो होती हैं समुद्र के बीच में जो भी रॉक्स हैं उनके ऊपर कंटिन्यूसली स्ट्राइक करती रहती हैं, मतलब उनके आसपास चलती रहती हैं। क्रैक्स डेवलप ओवर टाइम, दे बिकम लार्जर एंड वाइडर। और धीरे धीरे वहाँ पे क्रैक्स बन जाते हैं, जैसे होल्स बन जाते हैं, और वो टाइम के साथ साथ आगे लार्जर और वाइडर बनते, बड़े 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 होते जाते हैं। दस हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म ऑन द रॉक्स, दे आर कॉल्ड सी केव्स। इस तरह की हॉलो रॉक्स बन जाती हैं, इस तरह की हॉलो रॉक्स हो जाती हैं, और वो रॉक्स क्या बनाती थी, सी केव्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, सी केव्स, समुद्र की गुफाएं। एज दीज कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर, ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, दस फॉर्मिंग अ सी आर्क। और जिस तरह से ये बिगर होती जाती हैं और सिर्फ इस केव की रूफ रह जाती है, बाकी आर पार एरिया हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं सी आर्क। Further erosion breaks the roof and only walls are left. These wall like features are called stacks. और धीरे धीरे आपको पता चलता है कि रूफ भी नहीं है और आपके पास वॉल्स भी नहीं है, सिर्फ एक स्टैक रह गया है, मतलब आपके पास एक गैप बना हुआ रह गया है, जिसे हम आगे स्टैक कहते हैं। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है, तो ये सब होता है आपके सी वेव्स के कारण। द स्टेप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकल अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। आपने देखा होगा कि सी के आसपास जो एरिया होता है उसमें सी क्लिफ बन जाते हैं, जहाँ पे सी वाटर इकट्ठा होता रहता है। द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स अलॉन्ग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। और जितने भी हमारे बीचेस हैं उनके आसपास सी वेव्स अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, जो आपको बीचेस पे इकट्ठा मिलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, अगर हम लैंडफॉर्म में बात करते हैं, चेंजिंग लैंडफॉर्म में, तो आपका आता है वर्क ऑफ आइस। आइस के थ्रू भी आपका जो अर्थ का लैंडफॉर्म है वो चेंज होता है। ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस विच टू इरोडेड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। आपके जो आइस रिवर्स होती हैं जिन्हें हम ग्लेशियर्स कहते हैं, वो भी अपने साथ इरोड करके लाती हैं लैंडस्केप, और बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में वहाँ पे सॉइल और स्टोन्स को एक्सपोज करके एक सॉलिड रॉक बना देती हैं अपने आसपास। ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलोज, ग्लेशियर्स बहुत डीप हॉलोज बना देते हैं। एज द आइस मेल्ट दे गेट फिल्ड विद अप विद वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन्स। और हमें पता है कि माउंटेन्स पे ही हमें आइस मिलती है, तो जैसे जैसे ये जो
हॉलोज बनते हैं, जो गड्ढे बन जाते हैं, जैसे जैसे इनकी आइस मेल्ट होती है तो ये ब्यूटीफुल लेक्स बना लेते हैं। कहाँ पर? आपके माउंटेनियस रीजन में। द मटीरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल सैंड एंड स्लिट गेट डिपोजिट। और जो भी मटेरियल आपका ग्लेशियर्स के थ्रू आता है उसमें आती हैं आपकी बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स, छोटी छोटी रॉक्स, सैंड मिट्टी एंड स्लिट उसके साथ की गेट्स डिपोजिट, दिस डिपोजिट फ्रॉम ग्लेशियर मोरेन। और ये डिपॉजिट्स आपके ग्लेशियर मोरेन्स को बनाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, जिसमें आता है आपका वर्क ऑफ विंड। आपने सबने देखा होगा डिजर्ट एरिया में आपको विंड मिलती है, विंड चलती है, आपको वहाँ पे बहुत सारी मिट्टी देखने को मिलती है डेजर्ट एरिया में। हैव यू एवर विजिटेड डेजर्ट? क्या आपने कभी डेजर्ट देखा है? यहाँ पे आपने काफ़ी पिक्चर्स भी कलेक्ट करते देखते होंगे सैंड ड्यून्स की, जिसे हम रेत के पहाड़ कहते हैं। एन एक्टिव एजेंट ऑफ फ्रोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। और विंड एक एक्टिव एजेंट है जो डेजर्ट एरिया में मिट्टी को इरोडेड और डिपॉजिट करती है। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक इन द शेप ऑफ मशरूम कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। डेजर्ट एरिया में आप जो रॉक्स देखते हैं विंड से बन जाती हैं और वो सैंड की होती हैं और उन्हें वो मोस्टली आपको मशरूम की शेप में दिखती हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? मशरूम रॉक्स। विंड्स इरोडेड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट। और ज़्यादातर लोअर सेक्शन की से आपकी जो विंड है वो इरोड करके ले जाती है, अपर पार्ट की जो सॉइल है वो रह जाती है, इसलिए वो मशरूम शेप में आती है। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप। इसी वजह से कुछ रॉक्स जो होती हैं वो नीचे से तो नैरो होती हैं और ऊपर की तरफ से वो बहुत वाइडर होती हैं। When the wind blows, it lifts the and transports sand from one place to another. जब भी हवा चलती है तो वो अपने साथ ट्रांसपोर्ट करती है सैंड को एक जगह से दूसरी जगह पर। When it stop blowing, the sand falls and get deposit in low hill like structures. These are called sand dunes. जब ये स्टॉप होती है और एक हिल का स्ट्रक्चर बन जाता है तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सैंड ड्यून्स। उस टाइप का स्ट्रक्चर जिस तरह का आपको इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि ये रेत के छोटे छोटे पहाड़ बन गए हैं जिन्हें हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। when the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distance. आपको पता है कि ये सैंड के जो ग्रेन्स होते हैं, मतलब जो मिट्टी के कण होते हैं, वो बहुत ही लाइट और फाइन होते हैं, बहुत ही बारीक होते हैं, इसलिए वो विंड के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। When such sand is deposited in large area, it is called losses. और जब ये कहीं किसी बड़े एरिया में डिपोज होता है इसे हम लॉस कहते हैं। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लॉस इज फाउंड इन चाइना। और इस टाइप के जो डिपॉजिट हैं वो आपको चाइना में मिलते हैं। So that's all for today class. I hope you all understand this chapter easily. If any query occur, please comment me or message me in the comment section. Thank you. Have a nice day.